हेलो बच्चों, कैसे हो सब? एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे कौन कौन से रूल्स को प्रपोज किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके पहले का हमने कल पढ़ लिया था। आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप समझ गए, जहाँ पे हमने एक कैरेक्टर को लेके दो पेरेंट्स प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया था और वो कैरेक्टर था हाइट। ठीक है, तो हाइट को लेके हमने दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया था जो डोमिनेंट था और रेसेसिव था, और हमने देखा था F1 जनरेशन में सारे टॉल थे और F2 जनरेशन में जो रेशो था वो था 1:2:1 जीनोटिपिक 3:1 फिनोटिपिक। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे इन्होंने कंसोलिडेट किए है, तो दो इन्होंने रूल को प्रपोज किया था। ठीक है, और वो रूल्स को आज हम जानते हैं, जिनको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड द सेकंड वन इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अब समझते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर हमें पता चल गया था, डोमिनेंट इज द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन द F1 जनरेशन एंड सप्रेस द अनदर वन, तो उसको हमने बोला था रिसेसिव। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसका मतलब क्या है, कि सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई वो समझते हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। तो मेंडल ने क्या बताया था, जो डिस्क्रीट यूनिट्स हैं उनको फैक्टर्स बोला था। ठीक है, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। तो आज के टाइम पे हम उनको बोलते हैं जीन्स। ठीक है, डिस्क्रीट यूनिट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेयरिंग में होती हैं वो। दूसरा वाला फैक्टर्स, अब क्या बताया उन्होंने, फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। अब यानी कि जीन की बात कर रहा है, तो उस टाइम पे तो मेंडल ने जीन टर्म दिया ही नहीं था, जस्ट फैक्टर्स बताया था कि फैक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और उन्होंने बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। आप पेयर्स में होने का मतलब क्या है, कि जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो पेरेंट्स थे रेसेसिव और डोमिनेंट, तो हमने देखा कि पेरेंट्स डिप्लॉयड हैं और डिप्लॉयड पेरेंट्स हैं तो उनके पास क्या थे, कैपिटल टी था। कैपिटल टी का मतलब क्या था, कि ये डिकोड कर रहा है हाइट को। ठीक है, और ये जो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब था यहाँ पे डोमिनेंट। तो ये जब डिप्लॉयड की हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो जीन्स होते हैं पेयरिंग में होते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हमारी हर एक सोमेटिक सेल्स में जो जीन्स हैं वो पेयरिंग में है। और जब गैमिट्स की बात करते हैं स्पर्म या ओवा की, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे रह जाते हैं 23 ओनली। तो इसी तरह से ये किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। राइट, अब थर्ड वाला पढ़ लेते हैं कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स। ठीक है, और दूसरा वाला रिसेसिव होगा। मतलब डिसिमिलर पेयर का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे अब हेटेरोजाइगोसिटी की बात चल रही है। सपोज करो कि अगर हम बात करें, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो ये कैसे हो गई, डिसिमिलर पेयर हो गया। ठीक है, एक हो गया अलग पेरेंट से, एक हो गया अलग पेरेंट से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमको फिनोटाइप देख पाएंगे हम, जो फिनोटाइप एक्सप्रेस होगी वो फिनोटाइप होगी केवल एक पेरेंट की, और वो होगा टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ये कैपिटल टी दिख रहा है, ये कैपिटल टी क्या होगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में और इस वाले को सप्रेस कर देगा। इसका मतलब है कि जब जो फैक्टर्स होते हैं डिसिमिलर पेयर में जब होते हैं, तो एक ही मेंबर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और उसको हम कहते हैं डोमिनेंट, और जो दूसरा वाला होता है उसको हम कहते हैं रेसेसिव, क्योंकि वो क्या हो गया, सप्रेस हो गया, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है वो किस लिए यूज होता है, टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स। मतलब क्या है कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं F1 जनरेशन के अंदर, तो उसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं उसमें से केवल एक ही पेरेंट का एक्सप्रेशन जो होगा वो दिखेगा। मतलब क्या है कि जैसे हमने क्रॉस कराया था टॉल का ड्वार्फ के साथ, तो हमने क्या देखा कि जो F1 जनरेशन थी वहाँ पे केवल टॉल वाले प्लांट्स के कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे थे, ड्वार्फ वाले प्लांट के कैरेक्टर्स नहीं थे। इसका मतलब है कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर एक ही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो
होगा F1 जनरेशन में, जबकि दूसरे वाले जो पेरेंट है उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा F1 जनरेशन में। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस की थ्योरी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ, दोनों का एक्सप्रेशन जो होगा वो F2 में होगा, क्योंकि जब फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो टॉल प्लांट्स आए थे F1 जनरेशन में उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करा के देखा, तो उन्होंने क्या पाया कि जो F2 जनरेशन थी वहाँ पे जो रेशो है वो 3:1 का है, मतलब 3 तो है टॉल और 1 है ड्वार्फ। और इससे क्लियर हो गया कि जब हम हाइब्रिड प्लांट्स जो आते हैं F1 में हाइब्रिड का मतलब है एक तो एलील होगा जो डोमिनेंट का होगा, एक एलील होगा जो रिसेसिव का होगा। जब इन दोनों की हम सेल्फिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन के अंदर जो रेशो आता है फिनोटिपिक वो आता है 3:1। ठीक है, फिनोटॉपिक। तो जो फिनोटिपिक रेशो आता है वो क्या आता है, वो आता है 3:1, और जीनोटिपिक रेशो आता है 1:2:1। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर दिख पा रहे हैं, और उसमें भी क्या हो रहा है कि एक तो है 1/4 की अगर बात करें जो प्योर ब्रीड है, जो कैसी है, डोमिनेंट है, अगर हम देखें कैपिटल टी है, और एक है जो प्योर ब्रीड है, रेसेसिव है, और बाकी 2/4 क्या हैं, वो हाइब्रिड हैं। ठीक है, तो ये था एम ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल अंकल ने क्या बताया था। तो जो मेंडल अंकल थे उन्होंने बताया कि जो ये लॉ है ये किस पे बेस्ड है, ये फैक्ट पे बेस्ड है कि जो एलील्स होते हैं वो किसी भी तरह की ब्लेंडिंग नहीं दिखाते। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं होती है, एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। और दोनों ही कैरेक्टर्स को F2 जनरेशन में मेंडल अंकल ने वापस से रिकवर कर लिया था, और उसी के बारे में उन्होंने क्या बताया कि वन ऑफ दीज इज़ नॉट सीन एट द F1 स्टेज, मतलब उसमें से एक कैरेक्टर जो F1 में अभी तक नहीं दिख पा रहा था, उन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से सेल्फिंग करा के जो दोनों पेरेंट्स थे उनके कैरेक्टर्स को F2 जनरेशन में रिकवर कर लिया। तो ऐसे थे हमारे मेंडल अंकल, बहुत महान साइंटिस्ट थे वो। थ्रू द पेरेंट्स कंटेन 2 अलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो पेरेंट्स होते हैं वो 2 एलील लगते हैं जब ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो जो फैक्टर्स या एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट मतलब सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और जो गैमीट होता है उसके पास केवल एक ही फैक्टर होता है। अब इसको हम समझते हैं, सपोज करो एक पेरेंट ये है, एक पेरेंट ये है, ठीक है, और ये दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, अभी ये दोनों साइलेंट हैं, तो इसके पास जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, इसके पास जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं। अब हम इनको समझेंगे कि ये फैक्टर्स का मतलब क्या है और ये कैसे इनको सेपरेट करते हैं। तो जब ये वाले पेरेंट्स, अब हम समझते हैं कि ये जो है शी इज़ फीमेल और ये है ही इज़ मेल, ठीक है, इसके थोड़े से बाल उड़ गए हैं, और अब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि इसके जब वो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स का मतलब है जब स्पर्म का प्रोडक्शन होगा और जो ये आंटियन के ओवा का प्रोडक्शन होगा, तो इन गैमीट्स में मेल के अंदर, ओवा के अंदर एक एक सेग्रीगेट्स हो जाएंगे ये। तो ये वाला स्पर्म होगा, ये एक एलील रिसीव करेगा, ये स्पर्म ये एक एलील रिसीव करेगा, तभी तो इसको बोलेंगे रिडक्शनल डिवीज़न, क्योंकि मियोसिस होगी, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीज़न होता है। और ये अंकल जी के स्पर्म प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, ये केवल जो स्पर्म्स बना रहे हैं उसमें एक एक ही जो एलील है वो उनके पास पास आउट हो रहा है। ऐसे ही आंटी जी हैं, इनके जो ओवा प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके पास एक एक एलील क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से ये जो होमोजाइगस पेरेंट्स हैं ये कैसे गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों होमोजाइगस हैं क्योंकि सेम अलील है, ठीक है, यानी कि ये पेयरिंग है। अगर होता है कैपिटल टी स्मॉल टी तब हम इनको बोलते कि ये हेटेरोजाइगस हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना। और अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो होमोजाइगस पेरेंट होते हैं वो जितने भी गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हेटेरोजाइगस होते हैं उसके अंदर से 2 काइंड्स के गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो उसके पास XY होता है, तो XY का मतलब है कि ये हेटेरोजाइगस है और ये 2 तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करता है। एक करते हैं X क्रोमोसोम कंटेन, एक करते हैं Y क्रोमोसोम कंटेन, जबकि जो फीमेल्स होती हैं वो XX होती हैं, मतलब वो होमोजाइगस है और वो एक ही तरह का ओवो प्रोड्यूस करती हैं।
तो यहाँ पे आपको बात समझ आई ना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि जो ये गैमीट्स होते हैं उनके पास एक एलील आता है इक्वल प्रोपोर्शन में। यहाँ पे देखो ये गैमीट है, ये गैमीट है, ये गैमीट है, ये गैमीट है। अब हर एक गैमीट के पास क्या दिख रहा है हमको कि हर एक गैमीट के पास ना एक एलील आ रहा है इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है। और यही था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्लियर है कि जब डिप्लॉइड पेरेंट हैप्लॉइड गैमीट्स बनाते हैं तो उन गैमीट्स के पास जो पेयरिंग में एलील्स होते हैं उसमें से एक ही एलील जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पर्म के पास दोनों एक्स वाई चले जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो वो किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ में जाते हैं जिसमें फिर डिजीज़ हो जाती हैं। किसी के पास या तो एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है या नहीं आता है, एक्स्ट्रा डिलीट हो जाता है। तो वो हम इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि अब टाइम हो गया 8:43, फिर मेरे को ये वीडियो अपलोड भी करनी है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है ना कि व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पीस वर रिपीटेड, मतलब ये है कि जब मैंडल अंकल ने पीस के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करे यूजिंग अदर ट्रेड्स इन अदर प्लांट्स, तो क्या देखा गया कि कुछ टाइम तक, मतलब कुछ समय तक क्या होता है कि जो F1 होते हैं उनके पास जो फिनोटाइप होती है वो किसी से भी रिजेंबल नहीं करती है, ना मम्मा से ना पापा से। तो फिर वो ये कहते हैं कि मैंडल अंकल ने तो बताया था कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है उसके अंदर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेशंस आएंगे, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा, वो या तो मम्मा का होगा या पापा का होगा। लेकिन बाद में ये पता चला कि कुछ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं ना तो वो पप्पा के होते हैं ना मम्मा के होते हैं। तो फिर वो किसके होते हैं वो हम इस एग्जाम्पल में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर। अब डॉग फ्लावर का मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुत्ते जैसा दिखता है, इसका मतलब ये भी होता है कि स्नैपड्रैगन है और इसका जो नाम है वो है एंटीडिनियम स्पीशीज़, इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जहाँ जहाँ पे आपको ऐसे नाम दिखते हैं एग्जाम्पल्स के, उनको याद रखना, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में MCQs में पूछा जा सकता है या वेरी शॉर्ट में, और नीट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। अब आप देखिए कि किस तरह से दो तरह के फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, एक होते हैं रेड कलर के, एक होते हैं वाइट कलर के। तो क्या किया गया, जो रेड कलर के फ्लावर्स हैं उनको डिकोड किया जाता है कैपिटल R से और वाइट कलर को स्मॉल r से। तो ये तो थे रेड कलर के, इनको मान लेते हैं ये पापा थे और ये मम्मा थी, ठीक है। तो ये कैसी थी, वाइट थी, और पप्पा कैसे थे, रेड थे। ये गुस्से से भरे थे, ये एकदम शांत थी। तो जब इनके बीच में क्रॉस हुआ तो क्या देखा गया कि जो पी प्लांट्स थे F1 जनरेशन में, जो पी प्लांट्स मिले वो कैसे मिले, कैपिटल R स्मॉल r मिलेंगे सारे गैमीट्स। क्योंकि जब हम पनेट स्क्वायर से बना के देखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैप्स आर स्मॉल r, यहाँ पे आएगा कैप्स आर स्मॉल r, कैप्स आर स्मॉल r, कैप्स आर स्मॉल r, कैप्स आर स्मॉल r। तो यहाँ पे सारे एक जैसे ही आएंगे। तो 100% जो जीनोटाइप फिनोटाइप होगी वो कैसी होगी, कैप्स आर स्मॉल r होगी। और सारे के सारे कैसे मिलने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द मैंडल अंकल रेड मिलने चाहिए बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट यहाँ पे बहुत शॉकिंग रिजल्ट मिला, और यहाँ पे ना तो रेड मिला ना वाइट मिला। एक नई आंटी सी निकल के आ गई, और वो नई आंटी जी कैसी कलर की दिख रही थी, पिंक कलर की दिख रही थी, ठीक है। और फिर इसको कहा गया लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इससे ये पता चला कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट जीन होता है, डोमिनेंट एलील होता है, वो पार्शियली एक्सप्रेस होता है, और इस वजह से फुली एक्सप्रेस ना होके वो पिंक कलर की फ्लावर देता है। तो समझ में आया हैं, समझ में नहीं आया, आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा अब धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखो व्हेन द F1 वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड, फिर F1 को क्या किया गया, F1 को सेल्फ पॉलिनेटेड किया गया। मतलब F1 में ये मिला, अब सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब है इसको इससे ही क्रॉस कराएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या कैरेक्टर्स मिलेंगे। इसको पनेट स्क्वायर से करके देखते हैं। सबसे ईजी तरीका होता है पनेट स्क्वायर से इसके गैमीट्स बना लो, कैप्स आर स्मॉल r, कैप्स आर स्मॉल r, यहाँ लिख दो एक पेरेंट्स की गैमीट, कैप्स आर स्मॉल r एक पेरेंट्स की यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, कैप्स आर स्मॉल r, कैप्स आर स्मॉल r,
स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो रेशो देखते हैं वो लिखते हैं कैप्सार आ गया, रेशो कैप्सार स्मॉल आर, रेशो कैप्सार स्मॉल आर, रेशो स्मॉल आर, या इसको हम लिख सकते हैं कैप्सार रेशो 2 कैप्सार स्मॉल आर रेशो स्मॉल आर। या यहाँ पे कह सकते हैं ये आ गया 1 रेशो 2 रेशो 1। तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशो है वही होगा जीनोटिपिक रेशो, ठीक है। अब फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो फिनोटिपिक रेशो है, ठीक है, वो कैसा दिख रहा है यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम फिनोटाइप देखेंगे तो एक दिख रहा था रेड, जीनोटाइप या फिनोटाइप देखेंगे तो एक दिख रहा था वाइट, और बाकी के दोनों कैसे दिख रहे थे? पिंक। तो यहाँ पे 3:1 का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे चक्कर है 1:2:1 का। तो यही तो जीनोटिपिक रेशो होगा, और यही कैसा होगा? फिनोटिपिक रेशो होगा। यस, अब आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको पढ़ना है चैप्टर को, बहुत इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल भी है, मज़ा आता है पढ़ने में। अब देखते हैं, तो जो रेशो आया वो क्या आया? 1:2:1 आया। अब क्या लिखा है कि जीनोटाइप रेशोज वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जैसा कि हमने मेंडेलियन हाइब्रिड क्रॉस में देखा था, जीनोटिपिक 1:2:1 सेम यहाँ पे है, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशो था वो 3:1 तो नहीं था, ठीक है। वो कैसा था? वो भी 1:2:1 था। तो कहते हैं रिसेसिव रेशो व्हाट हैपेंड वाज दैट आर वाज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट, मतलब जो आर है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं था इस पे, ठीक है। ये थोड़ा सा डर गया था, इसलिए पूरी तरह से अपना रॉब नहीं जमा पाया, थोड़ा सा ही एक्सप्रेस कर पाया अपने आप को, और इंटरमीडिएट कैरेक्टर आए जो था पिंक कलर, ठीक है। तो नई आंटी आई पिंक कलर की। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवर, नॉट कम्प्लीटली ओवर आर, यानी कि रिसेसिव, एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कैपिटल आर स्मॉल आर एज पिंक फ्रॉम रेड एंड वाइट। और उसने क्या किया? उसको डिस्टिंग्विश कर दिया बिटवीन द रेड, फ्रॉम द रेड एंड द वाइट कैरेक्टर। तो रेड एंड वाइट ये हो गए, तो दिस इज़ रेड, दिस इज़ वाइट। अब जो नेक्स्ट आया दैट इज़ अ स्मॉल आर कैपिटल आर, तो ये कैसा था? ये पिंक था। तो यहाँ बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है, ये बिल्कुल डिफरेंट है पेरेंट से, तो एक नया कैरेक्टर निकल के आया, ठीक है। लेकिन मैंडल ने तो जो एक्सपेरिमेंट करे थे उसमें ऐसा नहीं था, ये केवल किस में मिला? स्नैपड्रैगन में। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस? अब ये समझते हैं। वाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रेसेसिव? कुछ एलील डोमिनेंट क्यों होते हैं, कुछ एलील रेसेसिव भी होते हैं। इसको टैकल करने के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। जीन क्या करती है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एवरी जीन एज यू नो बाई नाउ कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन। भाई जीन के पास इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन है? कौन बताएगा? यस, बताओ सारे बच्चों। हेरेडिटरी इन्फॉर्मेशन है, जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करती है एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में, या फिर हम कह सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यस, टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज़ होती हैं वहाँ पे हर एक जीन की, जो पेयर्स में होती है, जिनको हम एलील कहते हैं, और हम एलील को बोलते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। समझ में आ रही है बात? तो जो ये 2 एलील्स होते हैं ये कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एज इन अ हेटेरोजाइगोट, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? ये क्लियर देखिए, दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, कभी भी इनको आइडेंटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हेटेरोजाइगोट में। तो यानी कि यहाँ पे अगर कैप्स टी और स्मॉल टी है तो कभी भी ये आइडेंटिकल नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आइडेंटिकल रहेंगे, वो पेयरिंग ही हो सकते हैं हेटेरोजाइगस पेरेंट्स के अंदर। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, इनमें से एक डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ सम चेंजेस दैट इट हैज़ अंडरगोन, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन्स। मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो मॉडिफाई कर सकता है इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी बच्चे से कहा कि अपने घर पे जाके बोलना पापा से कि कल चैप्टर 2 का टेस्ट होगा और मैं साइन करा के लेके आना है अपने पापा से,
तो वो पापा को जाके कुछ बताता नहीं है और मॉडिफाई कर देता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो इस तरह से मैंने तो इन्फॉर्मेशन कुछ और दी और उसने इन्फॉर्मेशन कुछ और दी। या फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि जो कोरोना का वायरस होता है ये इतनी जल्दी से मरता नहीं है, इसकी वैक्सीन अभी नहीं बनी है, लेकिन जो दूसरा बंदा था उसने मॉडिफाई कर दी कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो डेवलप हो गई है, ऐसा एक सर ने बताया। तो इसका मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन कर दिया गया इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो जीन्स होते हैं इनके अंदर भी मॉडिफाइज हो जाती हैं जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अभी के लिए जस्ट ट्रस्ट मी कि आप इसको समझो और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आज तक अभी तक आपने जो भी पढ़ा है अबाउट द जीन, अबाउट द क्रोमोसोम, अबाउट द एलील, अबाउट द क्रोमेटिन, वो चैप्टर 6 के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट में दिमाग में घुसा दूंगा और फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे जीन क्या है, एलील्स क्या है, डीएनए क्या है, क्या सब एक चीज़ है या डिफरेंट है, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। अब इन्होंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया एक जीन का जो एक एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम सलाइवरी अमाइलेज की बात करें जो हमारे थूक में होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि थूक हमारा बहुत कॉस्टली होता है, इसको पीते रहना चाहिए, ठीक है, इसको थूकना नहीं चाहिए। तो जो हमारा थूक है, थूक के अंदर सलाइवरी अमाइलेज है। अब वो सलाइवरी अमाइलेज क्या है, एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो जो एंजाइम है ये एंजाइम क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करता है, ठीक है। और ये एंजाइम किससे बनता है, जीन से। तो एंजाइम्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ जीन। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। अब उस जो एंजाइम है उसकी जो जीन है सलाइवरी अमाइलेज की, उसकी 2 कॉपी हैं और जो 2 एलेलिक फॉर्म्स हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं 2 एलेलिक फॉर्म्स। अब वो कहता है एज्यूम करिए मोर कॉमन क्या है कि जो नॉर्मल एलील है वो प्रोड्यूस होगा, नॉर्मल एंजाइम करेगा, मतलब नॉर्मल एलील कैपिटल सलाइवरी अमाइलेज तो हम मानते हैं कि ऐसे, मतलब सलाइवरी अमाइलेज एक जीन है, ठीक है। तो ये अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा। अब ये एंजाइम है, ये कैसा एकदम नॉर्मल है, ठीक है। अब ये अगर SA जीन, सलाइवरी अमाइलेज का जीन, एक सलाइवरी अमाइलेज का एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज बना रहा है जो कि नॉर्मल एंजाइम है। नॉर्मल एंजाइम क्यों बना, बिकॉज एलील इज नॉर्मल, ठीक है। दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। सबस्ट्रेट क्या होगा, यहाँ पे होगा स्टार्च। तो स्टार्च को क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट है स्टार्च के लिए, इसको प्रोडक्ट में बदलेगा, डाइसैकेराइड्स बनाएगा ये इससे, ठीक है, मे बी माल्टोस बनाए। अब यहाँ पे आप देखिए कि थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ। अब ये जो मॉडिफाइड एलील अगर हो गया, थियोरेटिकली बात करें तो क्या क्या हो सकता है कि जो नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम हो सकता है कि अगर ये एंजाइम कम बन पा रहा है, ठीक है, एग्जांपल देके समझाऊंगा कैसे। और या फिर एंजाइम नॉन फंक्शनल हो सकता है, मतलब क्या है, इसके पास बहुत सारा स्टार्च है और एंजाइम भी बहुत अबंडेंट है, लेकिन क्या है ये नॉन फंक्शनल है, ये एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा, वर्क ही नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कई बार हमारी फ़ैन का जो स्विच होता है, रेगुलेटर होता है, ख़राब हो जाता है, उसको कितना ही कर लो वो एक स्पीड पे फिक्स हो गया, वो कुछ भी उसके अंदर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, नॉन फंक्शनल हो गया वो, ठीक है। इसी तरह से एंजाइम क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। अरे बाप रे, हाँ अब आ गया एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया और ये स्टार्च को इसमें क्या नहीं कर रहा, कन्वर्ट नहीं कर रहा, या फिर क्या लिखा है, या फिर एंजाइम बना ही नहीं है। तो इसका मतलब है अगर जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे बात कर रहे हैं, एलील की बात कर रहे हैं, अगर एलील के अंदर क्या हुआ, कुछ मॉडिफिकेशंस हो गए, या तो एलील ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो एंजाइम एक्सप्रेस नहीं हो रहा, या एलील क्या हो गया, शट डाउन हो गया, मतलब हमने फ़ैन को शट डाउन कर दिया, ऑफ कर दिया तो फ़ैन चलेगा नहीं। ऐसे ही एलील्स के अंदर क्या होते हैं, स्विच होते हैं, जब ये ऑफ हो जाते हैं तब ये किसी भी तरह से प्रोटीन नहीं बना सकते। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इंसुलिन, जब वो पेनक्रियास से इंसुलिन की जो जीन है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं करती तो इंसुलिन नहीं बना पाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये 3 कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं जब एलील क्या हो जाए, एलील मॉडिफाइड हो जाए, ठीक है। या तो वो बिल्कुल नॉर्मल बनाएगा या कम बनाएगा, या फिर वो ऐसा एंजाइम बनाएगा जो फंक्शनल नहीं होगा, या फिर वो एंजाइम बनाएगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो देखते हैं। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप ट्रेट, रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब क्या है कि वो सेम फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है और इसका रिजल्ट क्या होगा कि सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन, सबसे कॉमन होते हैं नो डाउट। बट इफ़ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, लेकिन अगर एलील नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे या एंजाइम प्रोड्यूस ना करे, सपोज करो हमारा सलाइवरी एमाइलेज या तो
प्रोड्यूस हो रहा है बट वो फंक्शन नहीं कर रहा, या फिर वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो क्या होगा, हमारा थूक तो बेकार हो गया, अब वो किसी कीमत का नहीं है, अब जितना मन चाहे उतना थूक लो बाहर, ठीक है। अब क्या लिखा है कि द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, तो उससे फिनोटाइप अफेक्टेड हो सकती है। अब जितना भी रोटी खाओगे, चावल खाओगे, आलू खाओगे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा आपके माउथ में, तो वो रोटी मीठी नहीं लगेगी, वो चावल मीठा नहीं लगेगा, वो आलू मीठा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अब वो थूक का कोई मायने नहीं रह गया अगर सलाइवरी अमाइलेज नहीं है। बट हाँ, अभी भी थूक का मायने है, थूक इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। बट एनीवेज थूक तो थूक है। अब यहाँ पे देखो कि जो फिनोटाइप होता है वो ट्रेट क्या करता है, विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। जो फिनोटाइप या जो भी ट्रेट है, जो एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंडेंट होता है, अनमॉडिफाइड एलील पे डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर एलील मॉडिफाइड नहीं है, वो वाइल्ड कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है जैसा उसको होना चाहिए। तो अब क्या लिखा है कि जो अनमॉडिफाइड एलील होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिनल फिनोटाइप को। मतलब अगर एलील कैसा है, वाइल्ड है, जैसा नेचुरली एग्जिस्ट करता है बॉडी के अंदर वैसा ही है, तो वो कैसा नॉर्मल फिनोटाइप बनाएगा, ठीक है। और वो कैसा होगा, इज द डोमिनेंट एलील होगा। और जो मॉडिफाइड एलील होगा वो कैसा होगा, वो रिसेसिव एलील होगा जनरली, क्योंकि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा किसी भी तरह से, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में क्या है, द रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम। मतलब रेसेसिव ट्रेट किस लिए देखी गई कि जो एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल नहीं है उस टाइम पे, और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, या फिर कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा। वो कब होगा, जब दोनों स्मॉल टी कंडीशन में आ जाएं। अगर एक उसके साथ अनमॉडिफाइड है ये है, और एक उसके साथ कैसा हो गया, मॉडिफाइड, तो इस कंडीशन में ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बस यही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आज आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके कुछ अपने सजेशन दें। अब हम कल बात करेंगे अबाउट द कोडोमिनेंस। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। ओके, थैंक यू।